हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग पहले की ही तरह अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ स्वस्थ, सुरक्षित और सुखी से होंगे। मैं आपका अपना पंकज श्रीवास्तव, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट। आज का हमारा टॉपिक ऐसा है जिसे लोग वाकिफ़ भी हैं और उसके बारे में जाने और अनजाने में पूरे दिन में किसी न किसी को कहते भी रहते हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे। हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको हम बहुत पहले मेंटल रिटार्डेशन यानी कि बौद्धिक अक्षमता कहते थे। तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक सामान्य, नॉर्मल, हर जगह आपको मिलेगा, एक सामान्य मानसिक रोग है जिसमें बच्चे की समझने की क्षमता यानी कि कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जिससे इनके एडॉप्टिव, किसी चीज़ को एडॉप्ट करने में और बिहेवियर में काफ़ी कमी देखी जाती है। तो पहले हम इसे मेंटल रिटार्डेशन कहते थे यानी कि बौद्धिक विकलांगता, लेकिन आजकल इसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो अब इसको हम विस्तार से जानते हैं। तो अब आते हैं पहचान, क्योंकि किसी भी स्थिति का बेहतर हल ढूंढने के लिए उसकी शीघ्र पहचान पहला कदम होता है। हम समस्या को जितना जल्दी पहचानेंगे उसका समाधान उतना ही जल्दी करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक क्राइटेरिया बताने जा रहा हूँ आपको इससे समझ में आ जाएगा कि 1 से 3 माह का बच्चा आवाज़ देने पर प्रतिक्रिया करना लगता है। जैसे अगर हमने आवाज़ दिया तो उसकी आई ब्लिंक इधर उधर, मतलब समझ में आता है कि बच्चा आवाज़ सुन रहा है, उस पर कुछ रिएक्ट कर रहा है। 4 से 5 माह का बच्चा अपने सिर को स्थिर रखकर किसी को देखकर मुस्कुराना या फिर रोना, ये एक्टिविटी भी करने लगता है। 6 से 8 महीने में बच्चा बिना किसी सहारे के बैठना लगता है और 12 से 15 माह के बीच में तो बच्चा चलना भी शुरू कर देता है। 16 से 30 मंथ के बीच में 2 से 3 शब्दों को मिलाकर सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है, जैसे पापा आ जाओ, मम्मा खाना दो। ये छोटे छोटे ना 2 से 3 वर्ड्स के लगभग सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है। 2 से 3 वर्ष के बीच में बच्चा अपने आप खाना खा लेना, पानी पी लेना, ये सारी एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। और इसी समय बच्चे से जब उसका नाम पूछते हैं तो नाम भी बताना शुरू कर देता है। बहुत से बच्चे तो अपने फादर्स के नाम को भी बताना शुरू कर देते हैं। तो अगर ये सब एक्टिविटी अगर आपका बच्चा कर रहा है तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये सब एज पे, इतने समय पे आपका बच्चा ये सब नहीं कर रहा है तो आपको लेट नहीं करना है और बच्चे को किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाके बच्चे की पहले आईक्यू टेस्ट करवाएं कि बच्चा हमारा इतना डिले क्यों है, इतना लेट क्यों सोच रहा है, क्यों समझ रहा है, क्यों कुछ कर रहा है। तो उसके बाद अगर आप करवाएंगे तो आपको एक नंबर्स मिलता है जिसको हम बोलते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि हमारे बच्चे की आईक्यू कितनी है और उसके बाद हम उसी के अनुरूप बच्चे का ट्रीटमेंट, बच्चे की थेरेपी, बच्चे की जो भी एक्टिविटी है वो हम उसका एक प्लान बनाते हैं। तो आइए हम इसको भी समझते हैं। तो जब हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं यानी कि मनोवैज्ञानिक के पास, तो उनका अपना क्राइटेरिया होता है बच्चों की आईक्यू को मापने का, आईक्यू को टेस्ट करने का। तो फार्मूला भी आप इसको देख सकते हैं कि ये जो फार्मूला है इसको यूज करके हम या फिर साइकोलॉजिस्ट जो है बच्चे की आईक्यू को निकालते हैं और इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। तो हम इसको आप आराम से समझते हैं। तो जो हमारा जैसे कि 70 टू 85 या फिर 90 वैल्यू, इसको हम बॉर्डर लाइन मानते हैं। यहाँ पे बच्चे ना तो बहुत डल होते हैं ना तो बहुत जीनियस होते हैं। 50 टू 70 इसको माइल्ड यानी कि प्रॉब्लम तो है लेकिन थोड़ा सा है। 35 टू 50 मॉडरेट। 20 टू 35 सीवियर कैटेगरी में आता है और 20 या 20 से नीचे वो प्रोफाउंड यानी कि बहुत ही गंभीर समस्या है, यानी अति गंभीर में आते हैं। तो अब हम आईक्यू के हिसाब से बच्चे के लेवल को कैसे पहचानें उसको भी हम डिटेल में समझते हैं। तो जो सबसे पहले हम बॉर्डर लाइन को समझते हैं जो कि 70 टू 90 के लगभग
इस आईक्यू के वाले बच्चों की पहचान बहुत ही कम हो पाती है, क्योंकि इसमें समझना मुश्किल होता है कि इन बच्चों को प्रॉब्लम है कि नहीं। लेकिन इसको अगर नॉर्मली समझना चाहें तो जैसे नॉर्मल स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं और उन स्कूल में जो बच्चे पिछड़े होते हैं पढ़ने में, थोड़ा समझने में, तो उनको हम मान सकते हैं कि वो बॉर्डर लाइन पे बच्चे हैं। अब हम आते हैं 50 to 70 आईक्यू वाले बच्चों की। तो इनको पहचानने का तरीका है कि इनकी जो मानसिक आयु है ये 8 से 10 साल के बच्चों के बराबर लगभग होता है। इन्हें कक्षा 6 यानी कि क्लास 6 तक पढ़ाया जा सकता है। ये अपनी दैनिक जीवन क्रियाकलाप में बिल्कुल भी निपुण होते हैं, इसमें इनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको गाइड करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट लेवल जो है वो 35 to 50 आईक्यू वाले बच्चे। इनको समझने का एक सिंपल सा तरीका है, इनमें जो सामाजिक जागरूकता यानी जिसको हम बोलते हैं ना सोशल, अगर हमारा पीएम कौन है, सीएम कौन है, हमारा एमपी कौन है, एमएलए कौन है, ये इनको समझ में नहीं आता है। इन्हें डेली एक्टिविटी जो है इनकी, जैसे हम सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, ये कर तो लेते हैं, लेकिन इनको एक स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इन्हें समाज में कैसे उठना है, बैठना, किसको सत श्री अकाल, नमस्ते कैसे बोलना हम सिखाते हैं अपने बच्चों को, तो इनको भी इसमें स्पेशल ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं 20 to 35 आईक्यू वाले बच्चों की पहचान। इनकी मैथमेटिक्स बिल्कुल ही कमज़ोर होती है। इन्हें अगर बोला जाए कि 100 रुपीज़ दे के अगर हम किसी शॉप पे भेजते हैं तो इनको ये नहीं पता चलता है कि कितना देना है, कितना लेना है। और जो सोशल समाज में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो इस चीज़ों के लिए बहुत ही पीछे होते हैं। इन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा देखभाल की ज़रूरत होती है। इन्हें स्वयं की देख रेख जैसे कौशल में भी, जैसे अगर अपने आप को कैसे दिखना है, पैंट, जैसे क्या होता है नॉर्मल बच्चे हमारे हैं, मम्मा ये शर्ट हमारा गंदा है, ये है बटन सूटे हुए हैं, तो इनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। आप जैसे भी पहना दें वो उनको कोई मतलब नहीं बनता है, तो इनको थोड़ा सा स्पेशली ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अब आते हैं प्रोफाउंड लेवल, यानी कि 20 या 20 से नीचे आईक्यू वाले बच्चों। तो इन बच्चों को पूरी लाइफ देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। इनके हर एक आवश्यकताओं पर ध्यान देना होता है कि कब इनको खाना है, कब पीना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनको पूरी तरह से ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो जो मैंने आपको बॉर्डर लाइन से प्रोफाउंड तक के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताया, उस को देख के आप दूसरे बच्चों को जज कर सकते हैं, चाहे वो आपके घर के बच्चे हों, चाहे मेरे घर के बच्चे हैं, कि हमारे बच्चों की अप्रोक्स लेवल क्या हो सकता है। तो हम उसी हिसाब से अपने बच्चों को प्लान करके उनको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि इसका बचाव कैसे करें कि जिससे कि समस्या आए ही ना। तो इसको भी थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कब कब हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो जैसे प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के समय, डिलीवरी के दौरान और जन्म के बाद। तो पहले हम आते हैं जन्म के पहले। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बच्चे को जन्म देने के लिए ना फिजिकली ही फिट नहीं होना ज़रूरी है, हमें अपने को मेंटली भी प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम बच्चे को जब कंसीव करें तो बच्चे पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए। तो इसमें थोड़ा सा कुछ ध्यान देने की बात है। जैसे आजकल क्या है कि 30, 35, 40 तक बच्चे लोग कंसीव कर रहे हैं। तो सबसे पहले माँ बनने की जो एज है ना, वो 21 से 30 के बीच में हम बच्चे को कंसीव कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत कम हो और हम किसी सगे यानी कि खून के रिश्ते में शादी करने से बचें। और इससे अच्छा ये होगा कि शादी से पहले ब्लड ग्रुप का जांच जरूर करवाइए। इसमें कुछ आनुवांशिकता भी एक फैक्टर होता है। तो ये है समय से पहले, यानी कि बच्चे के कंसीव करने से पहले ये प्रॉब्लम होता है, ये कारण होता है हमारे बच्चे को स्पेशल चाइल्ड बनाने में। तो अब आते हैं कि बच्चे को हमने कंसीव कर लिया,
उस दौरान हमें क्या क्या कारण हो सकता है हमारे बच्चे को स्पेशल बनाने में। तो जो पहले 3 महीने होते हैं, इसमें कोई ऐसा संक्रामक रोग का होना जो भ्रूण के मस्तिष्क के विकास पे प्रभाव डालते हैं, जैसे कि सिफिलिस, रूबेला, CAB और छोटे छोटे तमाम हैं। प्रेगनेंसी के दौरान शुगर का होना, हाई BP का होना, हाइपरथायराइडिज्म जैसे रोग, ये भी एक कारण हो सकता है। अल्कोहल, टोबैको या फिर कोई ऐसी दवा जो कि हमें नुकसान करती हो, उसका प्रयोग भी एक कारण हो सकता है। कुपोषण, प्रेगनेंसी के दौरान माँ को चोट लगना, फिर आपने सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे जब प्रेगनेंसी था कि कोई भारी चीज़ ना उठाओ, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीनों में ज़्यादा एक्सरे भी नहीं करवाना चाहिए, इससे भी काफ़ी प्रॉब्लम आता है। और अगर किसी कारण से आपका बच्चा मिसकैरेज हो गया है, तो मिसकैरेज के बाद कम से कम हमें 4 से 6 या ज़्यादातर हम 1 साल का भी गैप कर सकते हैं, लेकिन मिसकैरेज के तुरंत बाद फिर हम बच्चे को कंसीव कर लें तो इसमें भी बच्चे को स्पेशल बनाने में काफ़ी बड़ी भूमिका होती है। तो और कुछ केसों में आनुवांशिक भी होता है, गुणसूत्र का भी इसमें काफ़ी रोल होता है। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे प्रेगनेंसी के दौरान जो कि हम बाद में बच्चे को प्रॉब्लम होता है। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट, जब बच्चे की डिलीवरी होती है उसमें हमें थोड़ा सा बचाव, लेकिन कारण क्या क्या हो जाते हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ा कारण है कि प्री मैच्योर, बहुत से सुना होगा बच्चा 9th मंथ के पहले 7 महीने 6 महीने में हो जाता है, यानी कि प्री मैच्योर बच्चा अगर होता है तो इसमें लगभग 50 to 60% ऐसे केस देखे गए हैं कि बच्चे में किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम आ ही जाती है। या फिर आपने देखा होगा कि मदर को जो होता है लेबर पेन होना शुरू हो जाता है, तो होता है कि चलो अब होगा तो काफ़ी टाइम खींच लेना, ये भी एक बड़ा कारण होता है। यानी कि जो है बच्चे को डिलीवरी होने में लंबा टाइम खींच लेना, या फिर हमारे जो है बच्चे में जो भ्रूण है उसकी असामान्य स्थिति, जन्म के समय बच्चे का वज़न कम होना, ये भी एक बड़ा रीज़न है, यानी कि लो बर्थ वेट। और न्यू बॉर्न बेबी के सर पे अगर डिलीवरी हो रही है, ऑपरेट हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, अगर उसके सर पे चोट लग जाए तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। हाइपोक्सिया मतलब अधिक समय तक ऑक्सीजन न मिलने से माँ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपने देखा कि ऑक्सीजन कम है और काफ़ी टाइम तक बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। और एक जो सबसे बड़ा कारण देखा गया है कि जब माँ को लेबर पेन बहुत ज़्यादा होता है तो उनको बेहोशी की दवा दी जाती है या फिर पेन किलर दिया जाता है, इसका भी बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, तो इससे हमें बचना चाहिए। अब जो होता है जन्म के बाद भी प्रॉब्लम आती है, यानी कि पोस्टनेटल। तो जब न्यू बॉर्न बेबी को सीवियर जॉइंटिस हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा पीलिया का होना, ये तो बहुत बड़ा कारण है, हमने बहुत से केसों में देखा है। जन्म से 2 साल के बीच में ज़्यादा कुपोषण का होना, या फिर बार बार मिर्गी का दौरा पड़ना, या फिर किसी दुर्घटना के कारण ब्रेन में चोट लगना भी बड़ा कारण होता है। बच्चों को मेनिंजाइटिस या एन्सेफेलाइटिस जैसे संक्रमक भी हो जाए तो भी बच्चे के ब्रेन डेवलप में बाधा पड़ता है और बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब आते हैं कि हम इसकी रोकथाम कैसे करें। तो इसको भी हमने 3 पार्ट में बांट रखा है, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ, सेकेंड 3 मंथ यानी कि 6 मंथ, थर्ड 3 मंथ यानी कि 9 मंथ। तो पहले हम प्रेगनेंसी के दौरान तो पहला काम करेंगे कि रेगुलर जो हमारा टेस्ट होते हैं वो हम करवाते रहें, कि अगर हमें 3 महीने के अंदर कुछ पता लगे कि हमारे बच्चे का विकास यानी भ्रूण में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसको हम एबॉर्शन करवा सकते हैं समय रहते। फिर अगर कोई संक्रमण हो तो उसका भी सही समय पे सही इलाज हो सकता है। दूसरा, प्रॉपर जो है डाइट पे ध्यान दें, जैसे प्रोटीन कितना चाहिए, आयरन कितना चाहिए, ये सब आपको डॉक्टर बता देंगे। समय समय पर आवश्यक जो है वो टीके लगवाएं। अननेसेसरी मेडिसिन
को आप ना लें। इस समय आप जो टोबैको, शराब का प्रयोग तो बिल्कुल ही ना करें, और इसमें ज़्यादा आप शारीरिक या फिर मानसिक प्रेशर ना लें। इस तनाव से आप बचें। इस दौरान आप एक्सरे या कोई रासायनिक पदार्थ से भी बचें। इंजरी यानी कहीं चोट ना लगे, इसका भी आपको बहुत ध्यान देना है। प्रेगनेंसी के दौरान पूरी तरह से नींद लें और आराम भी करें। इन छोटी छोटी सावधानियों से हम काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। अब आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो डिलीवरी के समय मस्तिष्क पर चोट न लगे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसका ध्यान रखने का क्या है कि आप किसी भी ट्रेड डॉक्टर से ही डिलीवरी करवाएं, किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर से ही। जन्म के समय अनावश्यक दवाएं, ऑक्सीटोसिस दवा का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं उस समय अपनी मालिश करवाना, तो अनावश्यक या ज़्यादा मालिश करवाना भी हमारे लिए नुकसानदेह है। जन्म के समय बच्चा देर से रोता है, वो भी एक बड़ा कारण होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। या बच्चा अगर नीला पड़ जाए या फिर देर से रोए तो उसको जो ऑक्सीजन देने में देरी ना करें। प्री मैच्योर डिलीवरी पर समय से पहले अगर बच्चा जन्म ले लेता है तो उसे विशेष गर्मी या उचित पोषण देना बहुत ज़रूरी है। कोई नॉर्मल से, जैसे अगर बच्चा ने जन्म लिया और उसको लगता है कि आपको उसके बिहेव में कुछ ऐसे पार्ट्स में आपको नॉर्मल से कुछ अलग दिखता है, तो तुरंत बच्चों के डॉक्टर से संपर्क करें, जो कि समय रहते उसको समझ सके और उसका निदान कर सके। अब आते हैं जन्म के बाद क्या क्या एहतियात बरतें। तो न्यू बॉर्न बेबी के सर पर चोट लगने से बचना, यानी कि अगर बच्चे ने जन्म लिया 1 महीने 2 महीने 4 महीने जो भी है, तो कोशिश करें कि बच्चे के सर पे किसी प्रकार से कोई चोट ना लगे। बच्चे के जन्म के बाद जांच पड़ताल करें और तुरंत माँ को, जो होता है ना बच्चे ने जन्म लिया तो उसको देख ले पहले, और उसको माँ का दूध तो बिल्कुल ही पिलाएं। ये बच्चे के लाइफ टाइम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। सभी टीके जो हैं वो आप समय से लगवाएं। बच्चे को ज़्यादा बुखार ना आए, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी ब्रेन पे बहुत ही अफेक्ट करता है। जब हाई फीवर आए तो उसका वेट ना करें कि वो कम हो, तो डॉक्टर से संपर्क करें। कुछ भी आपको असामान्य दिखे, यानी नॉर्मल से अलग, तो तुरंत ही आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो हमने जितना थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश की, ये बहुत ही बड़ा डिटेल है। इसको हम आगे कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे टॉपिक पे छोटे छोटे वीडियो बनाएं, जिससे कि आप एक एक पर्टिकुलर चीज़ों को समझ सकें। तो इन छोटे छोटे चीज़ों पे हम ध्यान दें तो हम काफ़ी हद तक प्रॉब्लम को या तो आने नहीं देंगे, और अगर आ भी जाता है तो उसको हम कम या फिर ख़त्म कर सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ भी इसमें नॉलेजेबल लगा, सही लगे, तो आप लाइक करें। और अगर कहीं कुछ लगता है कि मैंने गलत बोला, गलत गाइड किया, तो उसको भी आप डिसलाइक करो। प्लीज़ कमेंट सेशन में लिखें, क्योंकि हम एवरीडे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो लाइक करें या डिसलाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें। फिर मैं बहुत ही जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।